जय हिंद स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून। आज हम लोगों की कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की एक आंसर राइटिंग सेशन है। आज हम आपको सिखाएंगे कि लॉ के अंदर में आप कैसे करके आंसर्स लिख सकते हैं, उसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं पढ़ा है, मैंने आपको सिर्फ एक हाफ सिखाया है, लेकिन उस हाफ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आज आपको करवाने वाले हैं। इन क्वेश्चंस को करने के लिए हम आपको अपनी बुक से, जिसमें कि कुछ आरटीपीज़ हैं, पुरानी आरटीपीज़ हैं, उनको रेफ़र कराएंगे। हम आपको मई 2018 की आरटीपी, फिर उसके बाद नवंबर 18, मई 19, नवंबर 19, ये कुछ 4 आरटीपीज़ हैं जो कि रेफ़र कराएंगे। रिसेंट की कुछ 4-5 आरटीपीज़ हम आपके साथ अलग से शेयर करेंगे, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए होगा। लेकिन अब आप ये समझिए आरटीपी क्या होती है। आरटीपी होता है रिवीजन टेस्ट पेपर। ये रिवीजन टेस्ट पेपर्स आईसीएआई इशू करता है हर अटेम्प्ट में, जिसमें वो कई सारे क्वेश्चंस देता है। ये आरटीपीज़ आपको आईसीएआई की वेबसाइट पे भी अवेलेबल मिल जाती हैं। लेकिन इन आरटीपीज़ के अंदर में बहुत अच्छा सोर्स होता है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का। इसमें से कई बार आपके एग्जामिनेशन में ऑलमोस्ट इसी लेवल के सवाल पूछे भी जाते हैं। तो हम लोग इन क्वेश्चंस को देखेंगे और इसके बाद इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। जो लोग भी इसको ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं वो बाद में पीडीएफ को, चाहे तो अगर उनके पास किताब अभी अवेलेबल ना हो तो वो पीडीएफ को डाउनलोड करके फिर उसको एक्सेस कर सकते हैं। पीडीएफ हम आपके साथ में शेयर कर देंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट किया जाए। ओके, अच्छा वैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की आज अपनी क्लास नंबर कौन सी होगी? 5 है, ठीक है। एंड हालांकि अपना लॉ का राइटिंग प्रैक्टिस है, आंसर राइटिंग सेशन है। मैंने आपसे कहा था लॉ की एक कॉपी मेंटेन करना, तो उसमें आप ये आंसर राइटिंग सेशंस को लिखना, ठीक है। ये इसका पहला सेशन है, हालांकि हम इसके 2 सेशंस लेंगे आपके साथ, आज पहला सेशन है ऐसा। देखिए ये हमने ओपन किया है आपके सामने मई 2018 की आरटीपी। हम सारे क्वेश्चंस नहीं करवा रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली सब कुछ पढ़ाए भी नहीं है। यहां से देखिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग ओपनली ऐसे डिस्कस कर लेंगे और कुछ क्वेश्चंस लिखेंगे। जैसे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर 2 है कि अ स्ट्रेंजर कैन नॉट स्यू, हाउएवर इन सम केसेस इवन अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट में इन्फोर्स अ क्लेम। एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन करना है। आप बता सकते हैं इसमें क्या एक्सप्लेन करना है मेरे को? आप लोग बता सकते हैं इसमें क्या एक्सप्लेन करना है? अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू, हाउएवर इन सम केसेस इवन अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट में इन्फोर्स अ क्लेम। क्या एक्सप्लेन करना है? डॉक्ट्राइन, और आप क्या कह रहे थे? हाँ, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शंस। अब इसको अगर हमें समझाना है तो हम कैसे करके समझाएं कि मेरा आंसर अच्छा लगे? राइटिंग स्पीड एकदम सुपर फास्ट रखिएगा, ठीक है। ये कौन सा हम लोग सॉल्व कर रहे हैं? मई 2018 की आरटीपी। क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर 2 है। क्या है ये? अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू, हाउएवर इन सम केसेस इवन अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट में इन्फोर्स अ क्लेम। The given statement is based on doctrine of privity of contract. It is based on क्या बताओ? Doctrine of privity of contract. The given statement is based on doctrine of privity of contract, which says that there cannot be
a stranger to a contract. Or a stranger cannot sue upon को हम लोग और क्या लिख सकते हैं? enforce a claim under a contract. ऐसे ही कुछ हम लोगों ने पढ़ा था ना, यही हम लोग कहते थे कि एक स्ट्रेंजर स्यू नहीं कर सकता, एक स्ट्रेंजर केस नहीं कर सकता. However, there are certain exceptions to it. However, the following are certain exceptions to the doctrine of privity of contract. पहला क्या बताओ? ट्रस्ट. In case of a trust, a beneficiary may sue under a contract, although the contract is entered between whom and whom? Between trustee and settler. Settler याद आ रहा है? And trustee. फिर क्या था? In case of family settlement. और क्या था? In case of marriage contracts. Acknowledgement or by estoppel. In case of marriage settlement. Acknowledgement or estoppel or in case of a covenant. Running with the land. It can be enforced upon its successors also. In case of assignment, कौन स्यू कर सकता है बताओ? Assignee of contract. Assignee may sue upon the contract. ठीक है बात? और कौन छूट गया? कोई छूटा क्या? चलो, तो अब जब हम लोग ऐसे लिखने लगेंगे, हाँ
जब हम लोग ऐसे लिखने लगेंगे ना तो हम लोग को याद भी होने लगेगा धीमे धीमे करके ऐसे। देख लीजिए सारे पॉइंट्स कवर अप हो गए। सर अपने क्वेश्चन को मार्क्स के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करेंगे? नहीं, इसमें मार्क्स का कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि ये 4 नंबर का है तो भी हम इतना लिख रहे हैं, 5 नंबर का आता तो भी यही लिखना था, 6 नंबर का था तो भी यही लिखना था, क्योंकि इसके अंदर में हम कुछ बढ़ा नहीं सकते अपने मन से ना, इतना ही लिखना था। मार्क्स हालांकि एक क्वेश्चन में उसी हिसाब से दिए जाते हैं जैसा उसका कंटेंट है, तो ये कंटेंट था तो इसके हिसाब से उस क्वेश्चन के मार्क्स रहेंगे, नहीं कि मार्क्स के हिसाब से हमें कंटेंट बनाना होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी का छूट जाए तो बताना। स्टूडेंट्स, अगर आप में से किसी का छूट जाए तो बताना। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप आज साथ साथ में सारी चीज़ों को लिखेंगे, तो इट विल बी अ वंडरफुल प्रैक्टिस फॉर यू। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट नंबर 2 देख रहे हैं। अ स्टूडेंट वॉज इंड्यूस्ड बाय हिज टीचर टू सेल हिज ब्रांड न्यू कार टू द लैटर। लैटर मतलब कौन? टीचर। तो a student was induced by his teacher to sell his brand new car to the latter at less than the purchase price to secure more marks in examination. Accordingly the car was sold. यानी स्टूडेंट ने टीचर को अपनी कार बेच दी। आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या है? अनड्यू इन्फ्लुएंस, और इस केस में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है voidable. However, the father of the student persuaded him to sue the teacher. State on what ground द स्टूडेंट कैन sue द टीचर। जब भी आप केस स्टडीज़ को लिखते हैं तो आप ये समझिए एक केस स्टडी है, यानी एक रियलिस्टिक एग्जाम्पल है जिसका आंसर मेरे को देना है। तो हमको इसमें प्रोविजन लिखना होगा, हमको इसमें फैक्ट्स लिखने होंगे, हमको इसमें कंक्लूजन लिखना होगा। कंक्लूजन जब लिखेंगे तो ये क्वेश्चन ध्यान रखते हुए लिखेंगे कि हमसे पूछा है कि किन ग्राउंड्स पर स्टूडेंट जो है टीचर को स्यू कर सकता है। तो आइए लिखते हैं सबसे पहले आंसर टू पॉइंट नंबर 2। एक बड़ी अच्छी हैबिट आपके डेवलप करते हैं। सुनिए, एक अच्छी सी हैबिट आप लोग डेवलप करिए। आपका जो आंसर शीट होता है एग्जामिनेशन में, इसको मेरे टेस्ट में भी प्रैक्टिस करना तुम लोग, ठीक है? जो आपका आंसर शीट होता है एग्जामिनेशन के अंदर में, उसके अंदर में आपको क्या करना चाहिए, हमेशा एक पेज पे एक आंसर लिखते हैं, या अगर 1.5 पेज पे हुआ है तो आप ये नहीं कि वहीं पे आपने अगला क्वेश्चन शुरू कर दिया, आप नए पेज पे नया आंसर लिखिए, और उसके बीच में टॉप में, जैसे मान लीजिए हम आंसर 2 का पॉइंट 2 कर रहे हैं, तो ये ऐसे करके लिखो। अब यहाँ नीचे से उसको सॉल्व करना शुरू करो। समझ गए? ये छोटी छोटी चीज़ें आपके आंसर शीट को अच्छा बनाती हैं, और आपको यकीन होना हो लेकिन इससे नंबर बढ़ते हैं। चलो अच्छा, अब बताओ इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रोविजन। क्या आपको याद है अनड्यू इन्फ्लुएंस का सेक्शन नंबर कौन सा था? 16। तो याद रहे तो ठीक है, नहीं तो फिर एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करके भी लिख सकते हैं। हाँ, आपको दिखाते हैं कैसे। एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, coercion defined under section 16। अनड्यू इन्फ्लुएंस था ना? अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस
डिफाइंड अंडर सेक्शन कौन सा 16 मीन्स क्या था इसका मतलब? व्हेन वन पार्टी हैज द पावर टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर, बस इतना था। Means relation subsisting between the parties is such that one party is in a situation to dominate the will of others and he uses such position to an unfair advantage over the other। ठीक है, means a situation when relation subsisting between the parties is such that one party is in a position to dominate the will of another and he uses such position to obtain he uses such position to obtain an unfair advantage over the other। कोई पॉइंट इसमें हम लोग स्किप नहीं ना कर गए? यूजेस सच, बस ठीक है इतना ही। अच्छा, इसके बाद इसमें हमको समझाना होता है कि डोमिनेंट पोजीशन कब होती है। तो अ पर्सन इज सेड टू बी इन अ डोमिनेंट पोजीशन इफ ही हैज रियल और अपेरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर। दूसरा फ्यूडिशरी रिलेशनशिप। और तीसरा व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू विद अ पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटीज permanently or temporarily affected। A person is said to be in a dominant position। नेक्स्ट लाइन से लिख रहे हो ना? In a dominant position if point number A there is fiduciary relationship, point number B रियल और apparent authority over other, and number 3 contract is with a person
whose mental capacity is temporarily या permanently, temporarily और permanently affected, या इसी में था illiterate person, है ना, illiterate person। ये क्या हो गया आपका प्रोविजन। फिर उसके बाद क्या है बताओ, फैक्ट्स। फैक्ट्स देखो भाई, फैक्ट्स क्या है, फैक्ट क्या है, फैक्ट ये है कि टीचर इंड्यूस्ड स्टूडेंट टू सेल हिज ब्रांड न्यू कार, और वो भी कम दाम पे बेचने के लिए इंड्यूस किया होगा, है ना, एट लेस देन द परचेज प्राइस। तो यहां पे टीचर हैज इंड्यूस्ड स्टूडेंट टू सेल हिज कार एट लेस देन परचेज प्राइस। देखो फैक्ट हमेशा बस कंक्लूजन होता है, मतलब पूरे कंक्लूजन क्या, पूरे सवाल की समरी होती है। तो हमने पूरे सवाल की एक समरी बना के लिख दिया छोटा सा, एट लेस देन द परचेज प्राइस, कंक्लूजन। अब देखो कंक्लूजन लिखते वक्त ना सवाल वापस से पूछना कि सवाल किस वर्डिंग में पूछा था। सवाल की वर्डिंग ये थी कि ऑन व्हाट ग्राउंड्स स्टूडेंट कैन स्यू द टीचर। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे कि सिंस अ टीचर हैज अ अपेरेंट अथॉरिटी, अ रियल और अपेरेंट अथॉरिटी, यही वाला पॉइंट इसके ऊपर लगता है ना, मैंने एग्जांपल में लिखवाया भी था, सिंस अ टीचर हैज रियल और अपेरेंट अथॉरिटी ओवर द स्टूडेंट, हेंस द स्टूडेंट कैन स्यू द टीचर ऑन ग्राउंड्स ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। Since a teacher has real or apparent authority over whom? Student. Hence student can sue the teacher on grounds of undue influence। ऐसा कुछ लिखा था उसमें, सेल इज कार। हाँ यहाँ पे लिख सकते हैं टू सिक्योर मोर मार्क्स इन एग्जाम। ठीक है, अच्छा बताओ कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम क्या, वॉइडेबल। हालांकि इसमें पूछा नहीं है लेकिन फिर भी ये अधिकतर सवालों में पूछता है, तो हम चाहेंगे कि आप कंक्लूजन में इसको भी लिखो, क्या, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। पूछा नहीं है लेकिन फिर भी बाकी सवालों में पूछता है, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं। हो गया तो बताओ डन। एवरीबडी प्लीज कंफर्म विद द डन, अगर ये भी आपने लिख लिया तो।
हो गया? Explain the term coercion and describe its effect. Done, very good. Explain the term coercion and describe its effect on the validity of a contract. कोर्शन टर्म को एक्सप्लेन करिए और उसका इफेक्ट बताइए वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। तो बताइए कोर्शन का मतलब क्या होता है? कोर्शन एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 15 of Indian Contract Act 1872 means committing or threatening to commit any act forbidden under Indian Penal Code or unlawful detaining or threatening to detain any property or नहीं, हाँ, with the intention of causing any person to enter into an agreement, with the intention of causing any person to enter into an agreement is called as coercion. ये तो हो गया coercion क्या होता है। और भी कुछ हम लोगों ने पढ़ा था coercion में, और भी कुछ पढ़ा था कि अच्छा इसका वैलिडिटी तो पढ़ा होगा और कुछ नहीं पढ़ा था इसमें, इसकी वैलिडिटी पढ़ी थी क्या? हाँ, एनी कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड अंडर कोर्शन शेल बी ट्रीटेड एज वॉइडेबल। अच्छा ये बात आपको सेक्शन 19 में लिखी हुई थी, सेक्शन 19 में। हाँ, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर रिसेंड किया जा रहा है तो किसी ने भी अगर कोई बेनिफिट लिया है देन इट मस्ट बी रिस्टोर्ड। ये लेकिन लिखने की इसमें उतनी ज़्यादा हमको ज़रूरत नहीं दिखाई देती, इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन लिख सकते हैं और उसकी वैलिडिटी के बारे में पूछा है तो वैलिडिटी लिख देते हैं। ठीक है, वैलिडिटी लिखी हुई है सेक्शन 19 में सभी के बारे में। क्या कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कोर्शन, मिसरिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस या फ्रॉड से हुआ देन द कॉन्ट्रैक्ट शेल बिकम क्या? वॉइडेबल एट द ऑप्शन हुज कंसेंट वाज सो ऑब्टेन्ड। जिसका कंसेंट इस प्रकार से लिया गया उसके ऑप्शन पे वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? वॉइडेबल बन जाएगा। ठीक है बात? और लिखा जाए कौन सा है आंसर 3 का पहला पॉइंट, कोर्शन एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 17, सॉरी हमको बार बार 17 याद आ रहा है, 15 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 मीन्स। अच्छा मैंने आपको पॉइंटर्स में लिखवाए हैं, आप प्लीज़ अपने डेफिनेशन लिख रहे हो तो पॉइंटर्स में मत लिखना। हमने आपको पॉइंटर्स में लिखवाया है याद करने के लिए। आप डेफिनेशन लिख रहे हो तो एक का एक लिखो, समझ गए? हमने उसको तोड़ा है ताकि तुम याद कर सको। अब याद हो गया तो तुम जोड़ के लिख दो। मीन्स कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट any act forbidden by Indian Penal Code or unlawful detaining or threatening to detain any property with the intention of causing any person
to enter into an agreement. ठीक, ठीक है बात। अच्छा, फिर उसके बाद हमसे अगला क्या पूछा था? वैलिडिटी, वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो है क्या ना, हम हमेशा से इस बात पे बिलीव करते हैं कि आप एग्जामिनर को ऐसे परोस करके दो सवाल का जवाब कि उसको मार्किंग करने में आसानी रहे। तो मेरे सवाल के दो हिस्से थे, एक हिस्सा था एक्सप्लेन करो और दूसरा हिस्सा था वैलिडिटी बताओ। तो हम अगर एक ही पैरा में सब लिख देंगे तो वो बैठ के छाटेगा नहीं, वो तो टिक लगाता है, एग्जाम के पेपर में वो टिक लगता है और वो जितना टिक लगाएगा उस हिसाब से नंबर देगा। वो दूसरा पैरा उतना छाट ही नहीं पाएगा, तो हम उसको अलग अलग छाट के देंगे। ये देखो, ये मैंने डेफिनेशन बताया, मीनिंग बताया, और ये इसकी क्या बता रहे हैं अब हम? वैलिडिटी, वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे एनी कॉन्ट्रैक्ट formed under coercion shall be voidable at the option of the party whose consent was so obtained. ठीक, क्लियर है? डन एवरीबडी, कम ऑन। प्रणव, प्रीति, अनन्या, आदित्य, बताओ। ये कौन सा है? मेरे को सेक्शन याद है तो लिख देते हैं, सेक्शन 19। चलो आओ देखो आगे क्या लिखा है। 3 का पॉइंट नंबर 3 पढ़ रहे हैं। लिखा हुआ है ए रिसीव्ड सर्टेन गुड्स, पढ़ना। ए रिसीव्ड सर्टेन गुड्स फ्रॉम बी promising to pay rupees 1 lakh. Later on, A expressed his inability to make payment. C, who is known to A, C जो कि A को जानता था, उसने 60,000 पे कर दिया B को on behalf of A. However, A was not aware of the payment. A को उसके बारे में जानकारी नहीं थी। फिर उसके बाद now B is intending to sue A. अब B सोच रहा है कि वो A के ऊपर केस करेगा फॉर द अमाउंट ऑफ रुपीज 1 लाख। वो पूरे 1 लाख रुपए के लिए केस करना चाहता है। क्या बी का कंटेंशन सही है या नहीं? क्या बी का कंटेंशन सही है या नहीं? किस पॉइंट के बारे में यहां पे बात हो रही है बताओ? किस पॉइंट के यहां पे बारे में बात हो रही है? यहां पे बात हो रही है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2D, जो कि कहता है कि कंसिडरेशन क्या होता है बताओ डेफिनेशन? कंसिडरेशन मीन्स when at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing something, does or abstains from doing something, promises to do or abstain from doing something, such an act or absistence is called as consideration. The main keyword here is when at the desire of the promiser, the promisee or any other person.
तो फ्रॉम द अबव डेफिनेशन इट इज़ क्लियर कि जो कंसिडरेशन है वो किसी से भी फ्लो कर सकता है. इट कैन फ्लो फ्रॉम प्रोमिसी ऑल्सो एंड इट कैन फ्लो फ्रॉम एनी अदर पर्सन ऑल्सो. देने वाला प्रोमिसी भी हो सकता है और देने वाला कोई अदर पर्सन भी हो सकता है. हेयर कंसिडरेशन हैज़ नॉट बीन पेड बाय. किसने नहीं दिया है कंसिडरेशन? ए ने लिया था कुछ गुड्स बी से, यानी ए को पैसा देना था 1 लाख. तो किसने नहीं दिया? ए ने नहीं दिया. इसके बिहाफ पे किसने दे दिया? तो सी का दिया हुआ पैसा जो 60,000 है, क्या वो एक वैलिड कंसिडरेशन माना जाएगा? यस, वो एक वैलिड कंसिडरेशन माना जाएगा. तो क्या अब बी ए को पूरे 1 लाख रुपए के लिए केस कर सकता है? नहीं, वो केवल कितने रुपए के लिए केस कर सकता है? बचे हुए 40,000 के लिए ही केस कर सकता है. अब इसको कैसे करके हम लोग लिखेंगे, आइए देखते हैं. नहीं है सर, बिल्कुल सही. कौन सा है ये? आंसर 3 का पॉइंट नंबर 3. अब देखो इसको ऐसे लिख रहे हैं, आंसर 3 पॉइंट नंबर 3. एज पर सेक्शन 2D ऑफ, हमने कंसिडरेशन का सेक्शन वगैरह लिखवाया है क्या? मेरे नोट्स में लिखा हुआ है 2D लिखा हुआ है. एज पर सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, consideration means when at the desire of the promisor, comma, the promisee or any other person. अच्छा, this is the key highlight of my answer है ना, the promisee or any other person. तो हम इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं. अच्छा, अंडरलाइन करने के लिए 2 तरह की पेन यूज़ कर लें? नहीं, आप अपने एग्जाम में सिर्फ एक ही पेन यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक. यू कैन नॉट यूज़ ब्लू पेन. आपकी ज़िंदगी और आपकी पेन, यानी आपकी ज़िंदगी जैसे ब्लैक एंड वाइट हो गई है, बहुत ज़्यादा रंग नहीं बचे. आप देखो, ठीक है, पूरा पेपर आप ब्लैक पेन से लिखेंगे. अब भूल जाइए, नहीं पेंसिल भी नहीं, अब भूल जाइए आपकी वो रंगीन ज़िंदगी जिसके अंदर में आप ग्लिटर पेन और रेड और ब्लू सजा सजा करके लिखते थे. ख़त्म वो सारा. ब्लू कहीं मत यूज़ करिएगा, नहीं तो आपका पेपर तो कैंसिल किया ही जाएगा, ऊपर से आपका मिसकंडक्ट माना जाएगा कि आप उसके अंदर में एग्जामिनर को ये सिग्नल कर रही हैं कि भाई ये हमारा पेपर है, इसको नंबर बढ़ा के दीजिए. ठीक है, डिसिप्लिनरी एक्शन होगा आपके ऊपर में. चलिए खैर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन, और सब में भाई साहब, सब में केवल आप काली पेन इस्तेमाल करेंगे और सफ़ेद पेपर होगा. ब्लैक एंड वाइट जिंदगी, ना कोई रंग है ना कोई उमंग है. हैज़ डन और abstained from doing something. Comma, does or abstains from doing something. Comma, promises to do or abstain from doing something.
such an act or substance is called। देखो वो डेफिनेशन जो किताब में लिखी हुई कितनी छोटी सी लग रही थी, जब कॉपी पे उतारने जाओ तो समझ में आता है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन से हम लिख रहे हैं, फ्रॉम द अबव डेफिनेशन इट इज क्लियर from the above definition it is clear that consideration may flow from promisee or any other person। अच्छा देखो, बहुत ज़्यादा जब पढ़ लेते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ज्ञान हो जाता है। कभी कभी अगर झाड़ने का मन करे तो झाड़ भी सकते हो, ठीक है। रिलेवेंट केस स्टडीज चनैया वर्सेस रमैया, ये तब जब बहुत ज़्यादा ज्ञान हो जाए और मन करे कि नहीं अब तो बहुत कॉन्फिडेंस है, तो ठीक है, झाड़ने में क्या ही दिक्कत है। हम लोग इसको, जो लोग बनारस के बाहर के हैं, हम लोग उसको बनारसी भाषा में कहते हैं भौकाल, कि आप भौकाल झाड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, अरे आ रहा है, रेलेवेंट केस स्टडी इज चिन्नैया वर्सेस रमैया। रमैया फैक्ट्स, A purchased goods worth rupees 1 lakh from B, full stop। फिर क्या हुआ, A is unable to pay B and C pays rupees 60,000 on behalf of A। Conclusion, B cannot sue A for rupees 1 lakh. This is because consideration paid by whom? C on behalf of A is a valid consideration, वो एक valid consideration। फिर हम लास्ट में बताएंगे, thus it can sue for कितना, remaining amount of ₹40,000 ओनली, केवल रिमेनिंग अमाउंट जो 40,000 रुपये का है उसी के लिए स्यू किया जा सकता है। बताओ डन अगर ये भी हो गया तो। मज़ा आ रहा है ये देख करके कि अच्छा ऐसे ऐसे सवाल आते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा उसके हिसाब, है ना।
थोड़ा और कनेक्टिंग लगेगा। अच्छा नहीं सर, उल्टे डीमोटिवेट हो गए, आ नहीं रहा था। पढ़ोगे तो अपने आप आ जाएगा। चलो हो गया, किसी का छूट जाए तो बताना। एवरीबडी चलो ओके। डिसाइड with reasons done। पेपर में भी ऐसे चैप्टर्स दिया था जैसे नहीं था? और सर आप जो सीयू लिख रहे हो, सीयू अपॉन लिख रहे हो, सीव करने का मतलब वही केस करना, और सीयू अपॉन उसके ऊपर वही उसके ऊपर। हाँ, कैन सीव अपॉन ए, ठीक है। आई कैन सीव अपॉन यू मतलब हम आपके ऊपर केस कर सकते हैं। दोनों सेम मीनिंग है। हाँ, सीव करने का मतलब वही केस करना हो गया, सीव अपॉन वही हो गया उसके ऊपर। जैसे ए कैन नॉट सीव अपॉन सी, यानी ए सी के ऊपर सीव नहीं कर सकता। चलो क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं। डन। ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं, डिस्कस विथ रीजंस whether the following agreements are valid or void under the provisions of Indian Contract Act 1872। वैलिड है या void है आपको ये बताना है। विजय agrees with Saini to sell his black horse for rupees 3 lakh unknown to both the parties। The horse was dead at the time of agreement। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। The agreement is void। Why? यहाँ पे हम लोग एक टर्म दे सकते हैं मिस्टेक। मिस्टेक, बोथ दी पार्टीज आर अंडर अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। उसको तो लग रहा था कि ये घोड़ा जिंदा है। अननोन टू बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टीज ही अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट थे। तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? वॉइडेबल या वॉइड? वॉइड। खत्म हो जाएगा ना। चलो बस एक यही पॉइंट इसका लिखेंगे, बाद बाकी अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। आंसर 4 का पॉइंट नंबर 1, void agreement। The contract is void as it was formed under a mistake of fact। ठीक। सर पॉइंट नंबर 2 और 3 क्यों नहीं करवा रहे? क्योंकि अभी पढ़े नहीं उसके बारे में। ये मैंने अभी आपको एक आरटीपी के कुछ सवाल करवाए, आइए और कराते हैं। अब हेडिंग दीजिएगा आरटीपी नवंबर 2018, आरटीपी नवंबर 2018, आरटीपी नवंबर 2018। देखिए पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखा है।
Ramaswamy proposed to sell his house to Ramanathan. Ramanathan sent his acceptance by post. रामास्वामी ने कहा कि वो अपना घर बेचना चाहता है, किसको? रामानाथन को। रामानाथन ने अपनी एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट भेजा। नेक्स्ट डे रामानाथन सेंड्स अ टेलीग्राम विड्रॉइंग हिज एक्सेप्टेंस। अच्छा, आपने पढ़ा था रेवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बारे में। तो यहाँ पे ऑफर कैन बी रिवोक्ड बिफोर कम्युनिकेशन इज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट द ऑफरर, एंड एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड बिफोर एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट द ऑफरी। याद है? जैसे मान लीजिए रामास्वामी ऑफरर था और रामनाथन, तो इसके अच्छा एक्सेप्टेंस कौन विड्रॉ करेगा? रामनाथन, है ना? तो अगर इसको एक्सेप्टेंस विड्रॉ करना है तो ये लेटर इस तक पहुंचे, ये लेटर इस तक पहुंचे, एक्सेप्टेंस का लेटर इस तक पहुंचे, इससे पहले ही इसको विड्रॉ कर लेना पड़ेगा। अब लिखा गया कि इसने एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट भेजा, फिर इसको लगा नहीं मेरे को मंजूर नहीं करना है, तो इसने तुरंत एक टेलीग्राम भेज दिया। टेलीग्राम वो आज का जो टेलीग्राम है वो नहीं, तार वाला सिस्टम, पुराना वाला सिस्टम, उसको तार कहते थे, ठीक है? तो टेलीग्राम तुरंत चला जाता था, इसने टेलीग्राम भेज दिया, ठीक? तो कायदे से देखा जाए तो एक्सेप्टेंस रिवोक हो जानी चाहिए कि नहीं हो जानी चाहिए? हो जाए। आपको बताना है एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द एक्सेप्टेंस अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एक्सेप्टेंस माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा इन द लाइट ऑफ द फॉलोइंग। अगर पॉइंट नंबर ए, जो टेलीग्राम ऑफ रेवोकेशन था वॉज रिसीव्ड बाय रामास्वामी बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, अगर रेवोकेशन का लेटर पहले मिल गया एक्सेप्टेंस के लेटर से पहले, तो बताओ क्या क्या वैलिड? एक्सेप्टेंस वैलिड या रेवोकेशन? रेवोकेशन वैलिड माना जाएगा कि रेवोकेशन हो गया। रेवोकेशन मतलब वो एक्सेप्टेंस वापस आ गया, वापस ले लिया गया। अगर दोनों साथ में पहुंचे, अब सर ये तो अजीब बात है, दोनों साथ में पहुंचे। अगर दोनों साथ में पहुंचे तो अब ये इस बात पे निर्भर करेगा कि वो क्या पहले रीड करता है, वो क्या पहले रीड करता है। तो विच एवर इज रेड फर्स्ट, इफ एक्सेप्टेंस इज रेड फर्स्ट देन revocation cannot be done. If revocation letter is read first then acceptance will be considered to be revoked. अब सर ये तो ऐसे फिर वो सामने वाला कहिएगा कि हमने रिवोकेशन तो पढ़ा ही नहीं है कि नहीं, वो पढ़ के भी कहेगा हमने तो नहीं पढ़ा, वो पढ़ के हाँ ये सही है, वो ऐसे ही कहेगा। हो सकता है कि नहीं? तो देखो इसके अंदर में क्या कहेंगे हम लोग कि आम तौर पे कोर्ट्स जनरली यही कंसिडर, क्योंकि मामला फिर कोर्ट में जाएगा, तो कोर्ट आम तौर पे यही कंसिडर करती है कि पहले रिवोकेशन का ही लेटर पहुंच गया होगा। समझ रहे हो कि नहीं? अगर दोनों साथ में पहुंचा और वो कह रहा है कि नहीं हम तो पहले इसी का पढ़े थे, एक्सेप्टेंस का ही पढ़ लिए थे, तो कोर्ट उसका उल्टा ही मानती है, कहती है कि नहीं भाई पहले रिवोकेशन, अगले ने एटलीस्ट साथ साथ में तो पहुंचा दिया, तो कोर्ट कहती है कि पहले रिवोकेशन का ही हम मानेंगे कि पहले पहुंचा। ऐसा आमतौर पे कोर्ट का जजमेंट आता है। लेकिन प्रोविजन क्या कहता है? प्रोविजन ये कहता है कि जो भी पहले पढ़ा जाएगा उसको वैलिड माना जाएगा, ठीक? तो हम लोग वही लिखेंगे। अच्छा ये देखो, ये एक अलग तरीके का केस स्टडी था, इसको आंसर करने का तरीका आपको सिखाते हैं। इसमें एक पॉइंट है, एक पर्टिकुलर फैक्ट है, फिर पॉइंट नंबर 1 अलग केस है, पॉइंट नंबर 2 अलग केस है। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे आंसर करते हैं सीखो। इसमें प्रोविजन के बाद फैक्ट और कंक्लूजन नहीं लिखते, क्योंकि फैक्ट तो दोनों क्वेश्चंस का अलग अलग है, तो पहले प्रोविजन लिखते हैं, फैक्ट्स और कंक्लूजन दोनों एक साथ लिखते हैं, फैक्ट्स और कंक्लूजन दोनों एक साथ लिखते हैं। आओ देखो कैसे। ये कौन सा है? आंसर फर्स्ट। इसका भी कोई पॉइंट नंबर 1 है क्या? हाँ, इसका भी पॉइंट नंबर 1 है। ठीक है, सबसे पहले क्या लिख रहे हैं? प्रोविजन। अच्छा, अब मेरे को उसका सेक्शन नंबर तो देखो याद नहीं है, हालांकि सेक्शन नंबर 6 या ऐसे कुछ है, लेकिन स्टार्टिंग के कुछ में, लेकिन सेक्शन नंबर नहीं याद है।
तो हम इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं। इसको लिखने का ये तरीका देखना कैसे लिख रहे हैं। इसको लिखिए साथ साथ में। द गिवन केस स्टडी deals with revocation of acceptance under Indian Contract Act 1872। तो मैंने ये बता दिया कि ये केस स्टडी इस कॉन्सेप्ट से डील करती है और कौन से कानून में है ये, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। द गिवन केस स्टडी डील्स विद रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे एन एक्सेप्टेंस shall be considered revoked as against, अब हम पूरा लिख करके क्या करेंगे, जो मीन है वही लिखते हैं, as against the offeree, या हम कह सकते हैं स्लैश लगा के एक्सेप्टर। हाँ, वो रामनाथन नीचे तो लिख देंगे हम लोग, अभी तो प्रोविजन लिखना है ना, प्रोविजन में तो कोई रामनाथन और रामास्वामी है ही नहीं। एज अगेंस्ट दी एक्सेप्टर यानी ऑफरी ओनली इफ इट रीचेस द ऑफरर, या हम इसको कह सकते हैं प्रपोजर, बिफोर द लेटर ऑफ, किसका लेटर पहुंचने से पहले, बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। फिर उसके बाद इफ बोथ, दोनों का प्रोविजन लिख देना, इफ बोथ रीच टुगेदर देन विच एवर इज read first will be considered valid। अब ये पॉइंटर्स वाला सवाल है तो इसका फैक्ट्स एंड कंक्लूजन हम लोग एक साथ लिख देंगे, फैक्ट्स एंड कंक्लूजन। इसका पॉइंट नंबर 1 का अलग, पॉइंट नंबर 2 का अलग। देखो पॉइंट नंबर 1 का लिखना है पहले, ये लिखा है यहां तक, पॉइंट नंबर 1। इस बार कौन पहले पहुंचा था, रेवोकेशन। सिंस द लेटर ऑफ रेवोकेशन sent by whom, Ramanathan, reaches before letter of acceptance, hence अच्छा, कंक्लूजन लिखने से पहले एक बार सवाल फिर से देख रहे हैं। सवाल में क्या पूछा है, वैलिडिटी ऑफ एक्सेप्टेंस, हेंस एक्सेप्टेंस शेल स्टैंड रिवोक्ड, स्टैंड या शेल बी रिवोक्ड, आसान भाषा में शेल बी रिवोक्ड भी लिख सकते हैं या शेल स्टैंड रिवोक्ड। पॉइंट नंबर 2,
if both the letter reach together, then whichever letter is read first will be considered valid. If acceptance letter is read first, comma, it cannot be क्या रिवोक, उसको रिवोक नहीं कर सकते, कॉमा, if letter of revocation is read first, अगर ये पहले पढ़ा जाए, कॉमा, इट या इसको ऐसे लिख लो, एक्सेप्टेंस will be considered revoked. ठीक है, अब कोर्ट्स क्या कंसिडर करते हैं वो हम लोग उसको एक बार अवॉइड कर रहे हैं, इतना लिख देंगे तो इट इज सफिशिएंट फॉर योर एग्जामिनेशन. इज दिस क्लियर? यहां तक आया सबको? Everybody in the live section, please confirm with a yes. चलिए नेक्स्ट पढ़ी. क्वेश्चन नंबर 2, पॉइंट नंबर 1. Mr. Balwant, an old man, by a registered deed of gift, granted certain landed property to Miss Reema. Okay, very good everyone. Landed certain property to Miss Reema, his daughter. यानी मिस्टर बलवंत ने कुछ प्रॉपर्टी दी है किसको? मिस रीमा को. बाय द टर्म्स ऑफ द डीड इट वॉज स्टिपुलेटेड दैट एन एनुइटी ऑफ ₹20,000 शुड बी पेड एवरी ईयर टू मिस्टर सावंत हु वॉज द ब्रदर ऑफ मिस्टर बलवंत. वो कह रहा था कि भाई मिस्टर सावंत को कुछ पैसा देना जो कि मिस्टर बलवंत का भाई था. बताओ ये किसके जैसा लग रहा है? चिनैया वर्सेस रमैया. इसमें कौन किसको प्रॉपर्टी दे रहा है? हाँ, बलवंत प्रॉपर्टी दे रहा है रीमा को, और बलवंत कह रहा था कि किसको पैसा देना? सावंत को. मिस रीमा ने प्रॉमिस किया कि वो मिस्टर सावंत को पैसा देगी और उसके बिहाफ पे एक अग्रीमेंट, उसके फेवर में एक अग्रीमेंट साइन कर लिया टू गिव इफेक्ट टू द स्टिपुलेशन. यानी इस अग्रीमेंट को इफेक्ट देने के लिए, इस स्टिपुलेशन यानी इस अग्रीमेंट को इफेक्ट देने के लिए एक अग्रीमेंट कर लिया. ठीक है, इस बातचीत को इफेक्ट देने के लिए, इस कंडीशन को, स्टिपुलेशन का मतलब होता है कंडीशन. तो बलवंत ने एक शर्त रखी कि तुम 20,000 रुपये सालाना उसको दोगी, और उसने कहा हाँ ठीक है, तैयार है, हम आपकी इस शर्त को मंजूर करते हैं. उसने अग्रीमेंट तैयार कर लिया, साइन कर दिया. मिस रीमा बाद में वो स्टिपुलेटेड सम नहीं देती है, यानी वो पैसा फेल कर जाती है देने में. अब मिस्टर सावंत उसके खिलाफ में केस फाइल करता है इन एन एक्शन अगेंस्ट हर बाय मिस्टर सावंत. शी कंडेंडेड. अब उसने क्या कहा कि सिंस मिस्टर सावंत हैड नॉट फर्निश्ड एनी कंसिडरेशन ही हैज नो राइट ऑफ एक्शन. क्या मिस रीमा का कंटेंशन वैलिड है? नो, हर कंटेंशन इज नॉट वैलिड. व्हाई?
because consideration has been paid by Mr. Balwant on behalf of Mr. Sawant and consideration may flow from promisee or any other person. Case study in this behalf is चिनैया वर्सेस रमैया। क्या आप इसको लिख सकते हैं? चलिए लिखिए इसको। आंसर नंबर 2 पॉइंट नंबर 1 इसको लिखिए। इस बार इसको खुद से लिखिएगा। Everybody please take 5 minutes and write it down. ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा इसको। प्रोविजन तो सबने लिख लिया, फिर क्या लिखा और अभी क्या लिख रहे हैं लास्ट में? कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या लिख रहे हैं कि क्या मिस रीमा का कंटेंशन वैलिड है? तो हम आपको कंक्लूजन में एक बार हेल्प आउट करें। देखिए कंक्लूजन कैसे लिखा जा सकता है इसका। कंक्लूजन ऐसे लिख सकते हैं कि कंटेंशन ऑफ मिस रीमा इज नॉट वैलिड। This is because consideration paid by Mr. Balwant is a valid consideration is a valid consideration on behalf of Mr. Sawant. Consideration can be paid by promisee or any other person। अगर ये लास्ट लाइन नहीं भी लिखते ना तो भी अपना काम चल जाता। ये तो हमने ऊपर का कुछ लिखा नहीं, मेरे पास समय बहुत है तो हम लिख रहे हैं। सर मतलब अपने को नहीं लिखना और हमने लिख दिया तो तुम लोग लिखोगे, क्योंकि हम अकेले तो मेहनत करेंगे नहीं। चलो भाई डन, एवरीबडी कम ऑन। Noted? देखो क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट नंबर 2, अ कूली इन यूनिफॉर्म पिक्स अप द लगेज ऑफ आर to be carried out of the railway station without being asked by R and R allows him to do so. Examine whether the coolie is entitled to receive money from R under the Indian Contract Act 1872. क्या कूली को पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? क्यों? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस तो हुआ नहीं। इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, ठीक है। एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट
acceptance can be in an implied way, या contract can be implied. Implied contract means contracts which are entered by the conduct of the parties. एक था ना एक implied contract, tacit contracts, ठीक है. कौन सा है ये? आंसर 2 का पॉइंट नंबर 2. As per Indian Contract Act 1872, a contract may be entered by the conduct of the parties, also called as क्या? टैकेट कॉन्ट्रैक्ट्स. हम इसको टैकेट कॉन्ट्रैक्ट्स भी बोलते हैं. ऑल्सो कॉल्ड एज टैकेट कॉन्ट्रैक्ट. Also acceptance under a contract can be implied. अब देखो ये उतना बड़ा सवाल नहीं था एक्चुअली, ना ही कि उतने ज़्यादा नंबर के लिए. कभी अगर ये आता है तो 2 नंबर का ही सवाल रहेगा, फिर भी आपको प्रॉपरली लिखवा रहे थे फैक्ट्स एंड कंक्लूजन, तो हम इसलिए लिख दे रहे हैं, ठीक है. इन द गिवन केस पिकिंग अप ऑफ luggage by coolie and क्या नाम था उसका? R allowing him to do so is an implied क्या? ऑफर एंड, ये एक इम्प्लाइड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है. तो बताइए क्या पूछा है इसके अंदर में? 10 कूली इज entitled for क्या? Entitled to receive money from whom? ठीक है, क्लियर? आ गया सबको यहां तक? नेक्स्ट है पॉइंट आउट विथ रीजंस
Point out with reasons whether the following agreements are valid or void. Kamla promises Ramesh, देखो, Kamla promises Ramesh to lend rupees 5 lakh in lieu of consideration that Ramesh gets Kamla's marriage dissolved and he himself marries her. क्या? हाँ, void, गलत बात है. Consideration must not be unlawful or immoral. It must not be unlawful or immoral in nature. तो यहाँ पे कमला का रमेश को 5 लाख रुपए दे करके ये कहना कि तुम अपनी शादी तोड़ दो और हमसे शादी कर लो, तो दिस इज wrong. This is void, not a valid consideration. So the agreement, since the consideration is void, invalid, therefore the agreement will become void. Sohan agrees with Mohan to sell his black horse. Unknown to both the parties, the horse was dead at the time of agreement. Void. क्यों? Under a mistake of fact. Ram sells the goodwill of his बस ठीक है, इतना ही. इन दोनों को हम बाद में लिखवाएंगे. चलो हम इसको टिक नहीं करते. डिफाइन कंसिडरेशन, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वैलिड कंसिडरेशन. बोलिए, हम लोग कर पाएंगे? कंसिडरेशन तो डिफाइन कर पाएंगे. अभी दो बार आपने पूरी डेफिनेशन लिखी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख पाओगे? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हुए? कंसिडरेशन में बी past, present or future. It may flow from promisee or any other person. Consideration must move at the desire of the promiser. Case study. हर बार चिन्नैया वर्सेस रमैया. बालदेव वर्सेस दुर्गा प्रसाद, याद है? बालदेव वर्सेस दुर्गा प्रसाद. वो कहता है कि मार्केट बनाना, वो मार्केट उसके डिज़ायर पे नहीं बनाते, किसी और के डिज़ायर पे, कलेक्टर के कहने पे बनाता है. अच्छा, ठीक है. मेयर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड. मेयर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड. क्या ये बात सही है? यस. मेयर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड. ऑल्सो it is not the responsibility of the seller to disclose all the defects in the goods being sold. It is the responsibility of the buyer to inspect the goods being sold. ठीक है? The rule of caveat emptor applies, but in certain cases silence does amount to fraud. कुछ केसेस में साइलेंस फ्रॉड को अमाउंट करता है, which includes point number 1, if there is a fiduciary relationship between the, when there is a duty to speak, when there is a duty to speak. Duty to speak is in the following cases: in existence of a fiduciary relationship, जैसे फादर एंड सन, फादर डॉटर, ये सब fiduciary relationship हो गया. फिर उसके बाद इंश्योरेंस, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स, फैमिली सेटलमेंट, इन सब केसेस में देयर इज अ ड्यूटी टू स्पीक. नंबर 2, वेयर साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच इटसेल्फ. इन सच केसेस साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड. अब देखो, ये प्रोविजन हुआ. ये क्या हुआ? प्रोविजन. आगे कभी कोई केस स्टडी आएगी तो यही प्रोविजन पूरा एज इट इज छाप देंगे और फिर उसका फैक्ट और कंक्लूजन. हमको पता है कितना मिथ है मार्केट में, और कई बार क्लासेस ख़त्म होते होते तक में ये मिथ हटता ही नहीं है बच्चों के मन से कि नहीं सर, वो तो हम लिखने में गलती कर जाते हैं इसलिए गड़बड़ी हो जाती है. जबकि पता है दिक्कत क्या होती है कि अधिकतर लोग तो याद ही नहीं करते हैं. अब याद नहीं करोगे तो फिर वो प्रोविज़न ही गलत लिखोगे, और प्रोविज़न ही गलत लिख दोगे तो फिर नंबर ही नहीं मिलेगा. तो लिखने का तो भैया फॉर्मेट तो आज तुम एक दिन में सीख गए, कौन सा ऐसा बड़ा फॉर्मेटिंग है. लेकिन उसके लिए हमको सही प्रोविज़न याद होना चाहिए. अब देखो, तुमको आज प्रोविज़न याद है क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, हमने आधा चैप्टर पढ़ा है, आधे चैप्टर का प्रोविज़न याद है, उन्हीं सबसे देखा हुआ पढ़ रहे हैं. तो प्रोविज़न अपने को याद है तो लिखने में मज़ा आ रहा है. लेकिन वही चीज़ जब बहुत सारे प्रोविजंस हो जाते हैं तो गलती लिखने के फॉर्मेटिंग में थोड़ी बहुत होती है और ज़्यादातर प्रोविज़न में होती है. तो पहला मेरा इंपॉर्टेंस होना चाहिए कि हम चीज़ों को याद करें.
याद करने के बाद फिर उसको प्रैक्टिस करें, उसके लिखने की प्रैक्टिस करें। ठीक है, आज जो हम आपको लिखवा रहे हैं, इसको लिखवाने का मतलब सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं है, इसके साथ साथ में आपको चीज़ें याद भी होती जाएंगी। ठीक है, तो ये एक आखिरी सवाल है जो कि अभी हम आपको लिखवा रहे हैं। इसके बाद अभी मैंने आपको कौन सा करवाया, नवंबर 2018। फिर हम आपको क्वेश्चंस कुछ होमवर्क में देंगे, उन क्वेश्चंस को आप लोग नेक्स्ट क्लास में लिख करके आइएगा। ठीक है बात, चलो ये लिखते हैं, फोर्थ का पॉइंट नंबर 2। As per Indian Contract Act, mere silence does not amount to fraud. Also, it shall not be the responsibility of the seller to disclose all the defects in the goods being sold, full stop. The rule of caveat emptor dash दे करके let the buyer beware applies. Let the buyer beware applies. फिर इसके बाद क्या है, बट नेक्स्ट लाइन से हम लोग लिखते हैं, बट इन सर्टेन केसेस silence amounts to fraud. Point number 1, when it is duty to speak. In following situations, there is a duty to speak. Point number A, fiduciary relationship. Example, father and son. दूसरा, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, चौथा, अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फैमिली सेटलमेंट।
point number 2, when silence is equivalent to speech itself. इसका क्या था? ये वही है, जैसे if you do not say anything then I shall consider it yes या no, ऐसा कुछ, ठीक, उसको हम लोग कहते हैं साइलेंस इक्विवेलेंट टू स्पीच. सर जी ये तो हमने आज आपको लिखवाया, ठीक, अब आप लोग भी लिखेंगे तो आपको एकदम मज़ा आ जाएगा कि हाँ ठीक है हमको आ रहा है. अब ये लीजिए आप मेरे से होमवर्क. यहाँ तक हो गया? कर लिया? अब देखिए होमवर्क. होमवर्क लिखिएगा कौन कौन से क्वेश्चंस हैं. अब कौन सा कराएंगे आपको? मई 2019. लिखिए मई 2019. अच्छा, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया उसी के ऊपर ये मई 2019 के क्वेश्चन 1 का पॉइंट 1 है. कौन सा? साइलेंस इक्विवेलेंट टू स्पीच वाला. ये उसी के ऊपर है. जो पूरा अभी हम लोगों ने सीखा है पूरा एज इट इज प्रोविजन उतार दोगे और फिर पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी आंसर करोगे. तो आप लिखोगे आंसर मई 2019 क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट 1. हम लिखते भी जाते हैं. होमवर्क आरटीपी मई 2019 का क्वेश्चन 1 का पॉइंट 1. ठीक, इसके ऊपर कमेंट करना है पॉइंट 2 क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट 2 ना, क्वेश्चन नंबर 1 का ही पॉइंट 2, पॉइंट 1 और क्वेश्चन नंबर 1 का ही पॉइंट 2. फिर क्वेश्चन नंबर 2 1 का ए और बी. वन का ए और बी. ए और बी. फिर क्वेश्चन 3 का पॉइंट नंबर 1. क्वेश्चन 3 का पॉइंट नंबर 1. आपको अगर दिक्कत हो तो इसके लास्ट में आंसर्स दिए रहते हैं, यानी क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस खत्म होने के बाद आंसर्स दिए रहते हैं. दिक्कत होने पर एक बार देख सकते हो, ये नहीं कि बैठ के छापने. दिक्कत, अरे सर बस अब आप देखिए, आधी घंटा दीजिए, अभी करके दिखाते हैं. इसके बाद ये जो आरटीपी है इसमें नंबर नहीं लिखा हुआ है. ये आपको आरटीपी दिखाई देगी, इसमें नंबर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ठीक अगली आरटीपी आप पहचान सकते हैं, यहाँ से आ जाएगी. इसमें नंबर नहीं लिखा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा. लेकिन ये कौन सा होगा? मई के बाद नवंबर 19, आरटीपी नवंबर 2019. ये आपको नेट पे नहीं मिलेगी, ध्यान रखिएगा. तो आरटीपी नवंबर 2019 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2, नवंबर 2019 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 3, फाइव ऑलरेडी करवा चुके हैं, बस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हाँ, आपकी कॉपी में ये सॉल्यूशंस को चेक करेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी। नेक्स्ट क्लास में कुछ नया सीखेंगे।